हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जर्व ओनली। ये हमारा ऑब्जर्व ओनली का यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर आप सभी का स्वागत है। हमने सोलर सिस्टम सौर मंडल जिसे कहते हैं उसके ऊपर हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी दूसरी क्लास है। मेरा नाम अर्पित चारण है और आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे ऑब्जर्व ओनली के नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए या इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी या कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। पिछली क्लास हमने पूरी पढ़ ली थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है अभी तक तो पहले आप एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च करिए ऑब्जर्व ओनली। वहाँ पे आपको सोलर सिस्टम की पहली क्लास मिल जाएगी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। ये क्लास मेजरली किन स्टूडेंट्स के लिए है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप स्कूल गोइंग है, आप स्कूल में पढ़ते हैं 11 12 या 6 टू 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और अगर आपको जियोग्राफी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, भूगोल के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में है, बीए के अंदर है, ठीक है, और अगर आपके बीए में ज्योग्राफी है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा जिसका नाम होगा फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, उसके अंदर पहली यूनिट जो जियोमॉर्फोलॉजी की होगी उसके अंदर ये वाला चैप्टर जो है वो सिलेबस में रहेगा। और अगर आप एमए एमएससी भी कर रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर तो भी आपके लिए एक बेसिक चैप्टर रहेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप शुरुआत से शुरू करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम, यहीं से बनता है। ठीक है, तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में आज हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम की दूसरी क्लास, जिसके अंदर आज हम सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ पे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले आज हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सन वगैरह सब कुछ देख लिया था। आप ज़रूर एक बार पहले वो देखिएगा वरना आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, हमें पता है कि अगर सूर्य यहाँ पे है तो फिर इसके बाद में सबसे पहला ग्रह है मर्क्यूरी, वीनस और फिर है हमारा अर्थ। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है? हम तीसरा ग्रह है। यह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। हम कितने दूर है सूरज से? तो 150 मिलियन किलोमीटर। अब ये दूरी देखिए और आप ये सोचिए कि सूरज से आने वाली किरणें हमारे पृथ्वी पर सिर्फ 8.5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। तो अब सोचिए आप स्पीड कितनी होगी लाइट की। ठीक है, इतना किलोमीटर सिर्फ 8.5 मिनट के अंदर वो कवर कर देती है। इसे एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। हमें पता ही है पृथ्वी पर दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। यानी पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि 24 घंटे का दिन है? तो पृथ्वी अगर यहाँ पे है, आप मान लीजिए, तो इसको अपनी ही जगह पे पूरा घूम के वापस यहाँ तक आने, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, पृथ्वी के, अब आपको वापस पूरा ऐसे घूम के वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी अपनी ही जगह पे घूमती है। एक दूसरा मोमेंट होता है जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, एक चक्कर पूरा लगाती है, उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे बोला जाता है रेवोल्यूशन, और पृथ्वी जब अपनी ही जगह पे चक्कर लगाती है तो उसे बोला जाता है रोटेशन। रेवोल्यूशन आप मुझे ऑप्शन में आंसर में बताएंगे कि रेवोल्यूशन में हमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, कमेंट्स के अंदर। पृथ्वी का वायुमंडल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, सॉरी। 78% क्या है? हमारे नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% जो अन्य गैसें हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये डेटा थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएट मिल सकता है। ठीक है, तो एक मेजर बेसिक प्रोपोर्शन जो है वो बताया गया है कि 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन है और 1% जो पीछे बचता है उसके अंदर सारी गैसेस आती है। आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि आज की डेट में जो सबसे अलार्मिंग गैस है जिसका नाम है CO2, जिसके ऊपर विश्व भर की चिंताएं लगी हुई है कि CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, हमारे लिए मुश्किल होगी, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये CO2 कितने परसेंट है ये हमारे वायुमंडल में, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए, यह जीवन के लिए उपयुक्त संतुलन है जिससे जीव जंतु सांस ले पाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो 78% नाइट्रोजन है, 28% ऑक्सीजन है और 1% जो अन्य गैस है, ये इस प्रकार का संतुलित एक वायुमंडल निर्माण करती है जिससे एक जीव जंतु आराम से यहाँ पे सांस ले सके।
हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम में कहीं कई ग्रहों का वायुमंडल है। हमारे सौर मंडल में बहुत सारे वायुमंडल है, लेकिन केवल पृथ्वी का वायुमंडल सांस लेने योग्य है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पे ही हम सांस ले पाते हैं। बाकी का जो वायुमंडल है वो एक्चुअल में ऐसा वायुमंडल नहीं है कि हम वहाँ पे जिंदा रह सके या कोई भी जीव वहाँ पे जिंदा रह सके। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा मून है, जिसे प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। हमारा एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा मून जिसे हम कहते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि मून किससे बना था। मून से पहले भी एक हमारा कह सकते हैं कि एक सैटेलाइट टाइप का हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह था, उसका नाम मैंने आपको अलग से बताया था, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी। तो आप मुझे वो बताएंगे कि पिछली क्लास में हमने एक प्राकृतिक उपग्रह मून से भी पहले कौन था हमारा। पृथ्वी जीवन के लिए एक आदर्श स्थान है, जो हमें पता ही है पृथ्वी कैसा है, हमारे लिए बिल्कुल सही है। पृथ्वी का वायुमंडल हमें आने वाली उल्कापिंडों से बचाता है। वायुमंडल क्यों ज़रूरी है, उसके लिए एक पॉइंट ये भी है कि जो भी उल्कापिंड, जिसे हम इंग्लिश में मीटिरोइड्स कहते हैं, दोनों भाषाओं में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हायर एजुकेशन में इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छी किताबें जो है फॉरेन ऑथर्स की, अगर कोई अच्छी किताब मिलती है तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है। तो कोशिश करें, बाकी सब नहीं तो एटलीस्ट जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखें। तो वायुमंडल के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि वायुमंडल हमें उल्कापिंड से बचाता है। कैसे कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो उल्कापिंड डायरेक्ट हमारे सतह पे आके गिरती, उतनी ही बड़ी साइज़ में जितनी बड़ी साइज़ में वो होती थी। लेकिन वायुमंडल होने की वजह से क्या होता है, उसमें आग लग जाती है और उस वजह से वो नष्ट हो जाता है। तो नीचे आते आते सतह तक पहुँचते पहुँचते उसकी साइज़ इतनी छोटी हो जाती है कि ज़्यादा नुकसान हमें होता नहीं है। अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल में घुसते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं और ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो जैसे ही आइनोस्फीयर क्रॉस करते हैं तो उनमें आग लग जाती है और फिर वो हमारी सतह तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ही विशालकाय होगा तो वो सतह तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो रियल साइज़ थी उससे बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो मेटेरॉइड्स या उल्कापिंड से भी बचाव करता है हमारा वायुमंडल। इस वजह से आप देखोगे कि चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं। हम कहते हैं कि चंद्रमा पे बहुत सारे दाग है, वो दाग किस वजह से, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो उल्कापिंड आके डायरेक्टली हिट करते हैं, इस वजह से उसकी सतह कैसी है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। अगर वैसा ही हमारे पृथ्वी पे होता तो पृथ्वी भी दूर से कैसा दिखता, चंद्रमा जैसा ही दिखता, बहुत सारे दाग दिखते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उल्कापिंड डायरेक्टली हिट करता है आके। कोई वायुमंडल नहीं है उसे रोकने वाला या उसको नष्ट करने वाला हवा के अंदर ही। तो अगर कोई फुटबॉल के साइज़ का मीटेरॉइड है तो वो बिल्कुल फुटबॉल के साइज़ का ही सतह पे आके टकराएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, फुटबॉल के साइज़ का अगर कोई फुटबॉल प्लेग्राउंड या क्या कहते हैं स्टेडियम के साइज़ का अगर कोई होगा तो हमारे यहाँ आते आते एक बहुत छोटा सा पत्थर के रूप में ही टकराता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो सारा इंग्लिश में यहाँ पे लिख रखा है। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम दोनों भाषाओं को साथ में लेके चलेंगे। ये नोट्स बिल्कुल इसीलिए बनाए गए हैं कि किसी भी स्टूडेंट, कोई भी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काम आ सके, चाहे स्कूल बीए कोई कॉलेज में हो या चाहे कोई प्रशासनिक सेवाओं की या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, फिर चाहे उसके हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हमारे यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबी क्लासेस होती है, तो ध्यान रखिएगा, बेसिक जानकारी सबको है, कंसेप्ट जब तक बिल्ड नहीं होगे तो आपको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सुनने में ये चैप्टर्स बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन अक्सर इनमें भी हमें एक दो चीज़ें हर बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी। चलिए, तब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उपग्रह जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सैटेलाइट्स, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट के अंदर। प्राकृतिक उपग्रह जिन्हें बोला जाता है नेचुरल सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह मतलब जिसे हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से ही ऊपर है, वहाँ पे नेचुरली ऊपर है। एक खगोलीय पिंड होता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर अगर आपको बोलना है कि अंतरिक्ष के अंदर कोई भी चीज़ है, चांद तारे जो भी आपके उल्कापिंड मीटेरॉइड वगैरह एस्टेरॉइड है, आपके कॉमेट्स है, इन सबको अगर एक जनरल भाषा में बोलना है, आपको नाम नहीं पता है, तो आप उसको नॉर्मली क्या बोल सकते हो, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोल सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल भाषा जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, तारे ग्रह हो गए, उल्कापिंड वगैरह सब कुछ, उन सबको एक साथ क्या बोल सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोल सकते हैं। जो किसी ग्रह के चारों ओर उसी तरह घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि जैसे हम, ये सूरज है, इसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, वैसे ही किसी ग्रह के चारों ओर, किसी प्लेनेट के चारों ओर क्या घूमते हैं, उसके नेचुरल सैटेलाइट्स घूमते हैं। एक तो होता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, सॉरी, एक होता है हमारा प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे
मानव निर्मित। आपने देखा होगा कि इसरो ने आज सैटेलाइट लॉन्च करा है, नासा ने आज सैटेलाइट लॉन्च करा है, ठीक है। तो वो सारे सैटेलाइट क्या है, वो सारे मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है। वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया एक कृत्रिम यंत्र, आर्टिफिशियल बॉडी, जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और संचार के लिए उपयोग होता है। इसे रॉकेट के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो मानव निर्मित सैटेलाइट क्या होती है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ठीक है, कृत्रिम यंत्र है जो साइंटिस्ट द्वारा बनाया जाता है, जिसे किस लिए भेजा जाता है कि या तो वो हमारे ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारियां इकट्ठा कर ले, हमें कुछ जानकारी उपलब्ध कराए, या फिर हमारे जो कम्युनिकेशन है, संचार वगैरह की सुविधाएं होती है, उसको उपलब्ध कराने के लिए होता है। जैसे हम वाईफाई देखते हैं, कॉलिंग्स देखते हैं, ठीक है, फ़ोन लगाना वगैरह, तो आजकल सैटेलाइट फ़ोन वगैरह जो भी हर चीज़, तो वो सारा किससे हैंडल होता है, सैटेलाइट्स वगैरह से हैंडल होता है। तो इस वजह से मानव निर्मित उपग्रह को भेजा जाता है, और फिर उसको भेजते कहाँ हैं, तो पृथ्वी का जो ऑर्बिट होता है, जिस चक्कर में पृथ्वी घूम रही है उसके चारों ओर, उसके अंदर, उस कक्षा में ही उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो पृथ्वी के साथ साथ घूमे। ये सारी चीज़ें अभी हमने इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा क्षुद्र ग्रह, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम लगाने की भी मैंने कोशिश करी है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड, ठीक है। नाम ध्यान रखना, एस्टेरॉइड बोला जाता है। कॉमेट्स अलग है, मीटिरोइड अलग है, मीटियोर अलग है, ठीक है। आगे हम सबका बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में उनका क्लासिफिकेशन या क्या कह सकते हैं, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, कि एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटिरोइड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, कॉमेट्स क्या होता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को रहता है, ठीक है। तो बस थोड़ी देर में हम इसका क्लियर क्लासिफिकेशन भी और डिफरेंस भी देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एस्टेरॉइड्स। अब आज के बाद में आसमान में अगर आपको टूटता हुआ तारा दिखे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एस्टेरॉइड है, मीटिरोइड है, मीटियोर है या कॉमेट है, ठीक है। ये चार टर्म्स आते हैं, अभी हम एक एक को समझेंगे और फिर एक साथ सबका फर्क, डिफरेंस देखेंगे। क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह होते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे ग्रह होते हैं। छोटे ग्रह का मतलब क्या है कि जो ग्रह होते हैं, कभी उनमें अगर विस्फोट या कोई चीज़ आके टकराती है तो उनसे चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ये क्या है, इसी ग्रह का एक छोटा सा भाग है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, छोटा ग्रह कह सकते हैं। विशेष रूप से विशेष रूप से वे जो आंतरिक सौर मंडल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, आंतरिक सौर मंडल के अंदर, अपने इनर सोलर सिस्टम के अंदर। मतलब अगर हम देखें तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत सारी पट्टी पाई जाती है इन सब की, ठीक है। इसके अंदर अंदर ही ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच एक क्षेत्र में करते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो। यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ये क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं। जैसे पहले तो ये मान लीजिए ये हमारा सूरज है, सन। फिर सबसे पहला ग्रह मर्क्यूरी, फिर आता है हमारा वीनस, फिर अर्थ, और फिर हमारा मार्स, ठीक है। मार्स मतलब मंगल। अब मार्स के बाद में ग्रह आता है जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बृहस्पति। तो ये एस्टेरॉइड जो होते हैं सौर मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इस मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या होता है, ये एक ऐसे बेल्ट सा बना देते हैं, बहुत लंबा सा। और इस बेल्ट को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। और इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, इस बेल्ट के अंदर अंदर, मतलब सूरज से लेके इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में खूब सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं इनर सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। जब हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्लैनेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, इनर और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। ये ठोस होते हैं, पथरीले होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। सीधी सी बात है, जब ये बने कैसे हैं कि कोई भी ग्रह के टूटने से ये बने तो आकार कैसा होता है इनका, अनिश्चित होता है। ग्रह ज़्यादातर किससे बने, ठोस चीज़ों से बने तो ठोस होते हैं, और ज़्यादातर इनमें चट्टानें पाई जाती है तो ये पथरीले भी होते हैं। इनके पास कोई वायुमंडल नहीं होता, इनका खुद का कोई वायुमंडल नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 150 से अधिक क्षुद्र ग्रह के पास एक छोटा साथी चंद्रमा, कंपेनियन मून पाया जाता है। कुछ के पास दो भी होते हैं, ठीक है। बहुत बार ये भी होता है कि कभी कभी कुछ बड़े जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनके पास में अपना खुद का एक चंद्रमा होता है, या फिर इनका खुद का एक बहुत सारा गुच्छा बन जाता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, इनका एक अपना चंद्रमा हो जाता है, नेचुरल सैटेलाइट हो जाती है जो इसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। पहला ज्ञात क्षुद्र ग्रह चंद्रमा युग 1993 में एस्टेरॉइड ईडा और उसकी चंद्रमा डेक्टिल था। हमने पहला क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉइड कहा जाता है वो हमने कब खोजा था, 1993 के अंदर, जिसका नाम क्या था, एस्टेरॉइड ईडा नाम दिया गया था उसे, ईडा। और उसका चंद्रमा था जिसका नाम था डेक्टिल,
ठीक है। क्षुद्र ग्रह के पास छल्ले नहीं होते हैं, जैसे आपने सैटर्न के अराउंड आपने ऐसे एक रिंग देखी होगी आपने, ठीक है। ये डायग्राम इस तरीके से अगर देखें तो ये जो छल्ले होते हैं, ऐसे एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह के पास कोई छल्ले नहीं होते। नासा की डॉन मिशन, जो नासा ने एक डॉन मिशन किया था, पहली ऐसी अंतरिक्ष यात्रा थी जिसमें 2011 में मुख्य पट्टी क्षुद्र वेस्टा की परिक्रमा की थी, ठीक है। तो नासा का एक मिशन था, आप ध्यान रख सकते हैं डॉन मिशन, सवाल भी पूछ लिया जाएगा कभी नासा का था या इसरो का। क्षुद्र ग्रह जीवन में समर्थन नहीं कर सकते, ये तो हमने पहले ही देख लिया। क्यों? क्योंकि इनका अपना तो कोई वायुमंडल होता नहीं, और बिना वायुमंडल के कोई भी जीव वहाँ पे पैदा नहीं हो सकता है, तो जीवन का समर्थन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। सेरेस पहला और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जिसे 1801 में जुसेप पियाजे ने खोजा था। एक एक इंसान था जिसका नाम था जुसेप पियाजी, और इन्होंने एक सबसे पहला क्षुद्र ग्रह खोजा था जिसका नाम क्या था? सेरस, जो सबसे बड़ा भी था, ठीक है। यह अकेला क्षुद्र ग्रह पट्टी के कुल द्रव्यमान का 1/3 से अधिक था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जो पट्टी है, अगर इसका पूरा द्रव्यमान आप मान लीजिए जैसे 100 है, तो ये अकेला 1/3 नहीं कहेंगे, इसने घनत्व कहा है, ठीक है, द्रव्यमान कहा है, ठीक है। तो ये अकेला 1/3 द्रव्यमान लेके बैठा था, तो इसकी आप साइज को इमेजिन करिए कितना बड़ा रहा होगा ये, ठीक है। आई होप आपको क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, आसान भाषा में कोई पूछे तो ये क्या है? छोटे ग्रह है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार आप वापस इसको बैक करके पढ़ सकते हैं, और फिर भी नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स के अंदर। तो ये था हमारा क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार हम चारों कर लेंगे, उसके बाद में इन चारों का डिफरेंस देखेंगे हम एक साथ। ये सब जो अभी हमने बात करी वो सब इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। अगला जो चीज़ है वो है उल्का या उल्का पिंड। यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है, मीटियोर और मीटिरोइड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत छोटा सा माइनर फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें अलग होती है। आप उल्का और उल्का पिंड, ये दोनों चीज़ें अलग होती है। अक्सर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, और हमारे ऑब्जर्व ओनली का यही मकसद है कि एटलीस्ट आपको इतने आसान टॉपिक जो बिल्कुल जनरल टॉपिक माने जाते हैं लोगों के द्वारा, उनमें भी कुछ नई चीज़ आपको देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उल्का और उल्का पिंड में फ़र्क होता है। अभी हम देखते हैं क्या फ़र्क होता है। खैर, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। उल्का उसी को कहेंगे जब तक वो पत्थर पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचा है। अगर वो आपको आसमान के अंदर दिख रहा है तो वो क्या है? उल्का है। जब ये पत्थर पृथ्वी की सतह पे टकरा जाता है तो उसको बोला जाता है उल्का पिंड। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूज़ आती है कि जैसलमेर के अंदर उल्का पिंड टकराया है, ठीक है, तो टकराया है मतलब वो उल्का पिंड बन गया है अब। और अगर आसमान में ही दिख रहा है, वो आसमान में ही ख़त्म हो गया, तो उसको फिर उल्का पिंड नहीं बोलेंगे, उसे सिर्फ उल्का बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एक बार। जब क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष के आसपास आपस में टकराते हैं, जब क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखिएगा क्षुद्र ग्रह की ये बात कर रहा है, एस्टेरॉइड जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं तो उनसे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब दो बड़े बड़े एस्टेरॉइड है या छोटे भी एटलीस्ट, वो अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके टुकड़े अलग होंगे। इन्हीं टुकड़ों से क्या बन जाते हैं? वापस मीटियोर और मीटिरोइड्स बन जाते हैं। इसी तरह धूमकेतु, जिसे हम कॉमेट कहते हैं, जब सौरमंडल में घूमते हैं तो धूल के कण छोड़ते हैं। अब देखो, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप जो भी ये उल्का पिंड वगैरह देखते हो ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक होता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जो अभी हमने ऊपर देखा, छोटे ग्रह जिसे बोला जाता है। ये दो छोटे ग्रह जब टकराते हैं तो इनसे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उन टुकड़ों से भी उल्कापिंड बनते हैं। और दूसरा एक होता है धूमकेतु, आपने देखा होगा, आप वाइट कलर का आप देखोगे, उसके पीछे ऐसी पूंछ सी होती है, चमकता हुआ जाता है, उसे क्या बोला जाता है? धूमकेतु या कॉमेट बोला जाता है। जब वो चलता है, जब वो इस तरीके से मूव करता है तो उसके अंदर से भी क्या होती है? गैस और मिट्टी के छोटे छोटे कण निकलते हैं। तो उन जो छूटे हुए कणों से भी क्या बन जाती है? उल्का पिंड बन जाती है, उल्का या उल्का पिंड बनती है। तो उल्का पिंड बनने के पीछे दो चीज़ें होती है, एस्टेरॉइड से भी बनती हैं और धूमकेतु से भी बनती। अभी धूमकेतु आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या होगा, इसके जस्ट बाद में हम धूमकेतु को भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि उल्का पिंड और उल्का कैसे बनते हैं। ये छोटे छोटे अवशेष, फ्रेगमेंट्स और कण, पार्टिकल्स हैं जिन्हें उल्का पिंड, मीटिरोइड कहा जाता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, कण, मिट्टी की धूल वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं? सूरज की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश उल्कापिंड छोटे और पथरीले होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, इनसे बड़े होते हैं मीट एस्टेरॉइड्स, बड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, क्षुद्र ग्रह ये बड़े होते हैं।
जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जल उठ उठता है, इसी को उल्का कहा जाता है। जब ये उल्कापिंड जो होते हैं वो जैसे ही वायुमंडल के अंदर एंटर करते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इनकी वेलोसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारे मिट्टी के कण वगैरह होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स वगैरह खूब सारे होते हैं। तो जैसे ही ये इसके अंदर आता है और इससे टकराता है तो इसके अंदर क्या लगती है, चिंगारी लगती है। और जैसे ही चिंगारी लगती है तो ये चीज़ क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। अब इतनी स्पीड में कोई चीज़ आ रही है उसके अंदर आग लगती है तो बहुत तेज़ी से आग लगती है और उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। इतना तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है कि वो इसको हवा में ही नष्ट करना शुरू कर देता है। और जब इसके अंदर आग लगती है तो उसको बोला जाता है उल्का। ध्यान रखिएगा, उल्का बोला जाता है इसे। METEORS, मीटियोर बोला जाएगा। अब इसके अंदर आग लग गई है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीटियोर बोलेंगे। फायरबॉल बड़े उल्कापिंड होते हैं। फायरबॉल क्या होते हैं, वे उल्कापिंड जो बड़े होते हैं जिनका आकार बास्केटबॉल से लेकर वॉक्सवैगन कार तक होता है। या तो वो एक बास्केटबॉल जितने हो सकते हैं या फिर उससे भी बड़े, कार जितने भी बड़े हो सकते हैं। ये आकाश में अत्यधिक चमकदार नज़ारा पेश करते हैं। जब ये आकाश के अंदर एंटर करते हैं और हमारे वायुमंडल में एंटर करते हैं और जैसे इसके अंदर आग लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टूट रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में तारा नहीं टूटता है, तारे तो कभी टूटते हैं ही नहीं। वो क्या होता है, उल्कापिंड होता है। ध्यान रखिएगा। तो आज के बाद में अगर कोई आपसे कहे कि तारा टूटा है, विश मांग लीजिए, तो ध्यान रखिएगा, उसको आप बताइएगा कि आपने पढ़ा है तारे तो कभी टूटते ही नहीं है। तारा हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था, तारे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, वो सब कुछ। तो ये क्या है एक्चुअल में, उल्का पिंड है। ठीक है, उल्का पिंड भी नहीं कहेंगे, उल्का है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर आग लग चुकी है, आग लग गई है, मतलब अब वो क्या है, उल्का है। और आग कैसे लगती है, तो ये वाली प्रक्रिया होती है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आग कैसे लगती है तो ये आप समझ सकते हैं। कुछ उल्कापिंड वायुमंडल को पार कर पृथ्वी की सतह से टकराते, इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। तो कुछ उल्कापिंड जो होते हैं वो जलने के बावजूद सतह तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उसे क्या कहेंगे, हम उल्कापिंड कहेंगे। आई होप आपको क्षुद्र ग्रह क्या होता है ये पता चल गया होगा, आपको उल्का क्या होती है ये पता चल गया होगा, और उल्का पिंड क्या होते हैं ये पता चल गया होगा। एस्टेरॉइड, मीटियोर और मीटिरोइड्स के अंदर आपको फ़र्क पता चल गया होगा। अब तीन चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो लास्ट हमारी एक चीज़ आती है, धूमकेतु। ठीक है, तो धूमकेतु को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बीच में फ़र्क भी देख लेंगे। ठीक है, अब धूमकेतु या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉमेट्स, ये क्या होते हैं एक बार समझने की कोशिश करते हैं। धूमकेतु जिन्हें गंदे बर्फ के गोले, डर्टी स्नोबॉल्स कहते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, डर्टी स्नोबॉल्स होते हैं, कहा जाता है। मुख्यतः धूल, चट्टाने और बर्फ से बने होते हैं। इनकी चौड़ाई कुछ मील से लेकर दर्जनों मील तक होती है। ठीक है, इनकी चौड़ाई, धूल से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं और बर्फ से बने होते हैं, और इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत बड़े-बड़े होते हैं ये, मतलब क्षुद्र ग्रह से भी बड़े कह सकते हैं हम। ठीक है, वैसे इनमें कोई वैसा माप नहीं होता है। ठीक है, होने को क्षुद्र ग्रह भी बड़े हो सकते हैं, कुछ धूमकेतु छोटे भी हो सकते हैं, कुछ उल्कापिंड भी अपने आप में बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट कोई माप नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक हायरार्की ध्यान रख सकते हैं। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो जैसे कि C/2020 F3, ये कॉमेट का नाम दिया गया है, तो ये गर्म हो जाते हैं और इनसे धूल और गैसों के कण निकलने शुरू हो जाते हैं। हमने अभी देखा था कि उल्कापिंड कैसे बनते हैं, तो हमने देखा था कि जो कॉमेट्स होते हैं, धूमकेतु होती है, ये जब चलते हैं तो इनके पीछे क्या बन जाती है, काइंड ऑफ पूंछ टाइप में पूंछ बन जाती है, और ये क्या करते हैं, अपने अंदर से गैस और मिट्टी के कण वगैरह निकालते हैं। ठीक है, अब देखो शायद मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ इनका। इस तरीके के होते हैं कॉमेट्स। ठीक है, ये देखो कॉमेट्स है आपके। तो ये आगे वाला जो पोर्शन है इसमें मैं अंडरलाइन नहीं कर सकता हूँ, बट ये पीछे जो आपको एक रोशनी सी रोशनी दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है, पूंछ बोला जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है उसके पीछे पूंछ है ये कॉमेट्स होता है। अब आगे कैसी रोशनी है, लाइट कलर की रोशनी, मतलब ये किससे बने हुए हैं, थोड़े से बर्फ से बने हुए, मिट्टी से बने हुए, चट्टानों से बने हुए। तो कॉमेट्स इस प्रकार के होते हैं। ये जैसे आप डायग्राम देखोगे इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। अब ये जो पीछे चीज़ें छूट रही है ये क्या है, गैस है, मिट्टी के कण हैं, चट्टान है, और इन्हीं इन्हीं से वापस क्या बन जाएगी, उल्का और उल्का पिंड बन जाएंगे। जो मिट्टी के कण इससे दूर होंगे, टूटेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा डायग्राम देख के ज़्यादा बेटर। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कॉमेट्स आर आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। धूमकेतु के ठोस भाग, सॉलिड पोर्शन, जो कि बर्फ, पानी और धूल के कणों से बने होते हैं, सूर्य से दूर होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है हमें कि हमें कॉमेट्स दिखेंगे कब, ये
आपको चमकता हुआ कब दिखाई देता है? जब ये सूर्य के पास में होगा तो इसमें क्या लगेगी? आग लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पीछे क्या छोड़ना शुरू करेगा? गैस, मिट्टी के कण, बर्फ पिघलना शुरू होगा, तो वो हमें दिखता है फिर। लेकिन अगर ये बहुत दूर चला जाएगा जहाँ पे ये बिल्कुल ठोस अवस्था में रह सकता है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं। ये वही बात हो गई कि उल्का कब दिखता है, कि उल्का तारा टूटता हुआ कब दिखेगा? जब उसके अंदर आग लगती है। तारा टूटना तो खैर नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल समझाने के लिए, जब उल्का के अंदर आग ही नहीं लगेगी तो हमें वो दिखेगा ही नहीं। जब वो दिखेगा ही नहीं तो वो कैसा है? निष्क्रिय स्टेट के अंदर है, वो पेसिव हो चुका है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर आग लगती है तो हमें दिखता है कि चलो कुछ है आसमान के अंदर, तो वो कैसा हो जाता है? एक्टिव स्टेज में आ जाता है। वैसे ये कॉमेट्स की बात कर रहा है। लेकिन जब वे सूर्य के निकट आते हैं तो उनके बर्फीली सतह, सूर्य के जैसे ही नज़दीक आ जाएंगे तो उनकी बर्फीली सतह वाष्पित, वेपराइज होकर बड़ी मात्रा में गैस और धूल कण छोड़ती है, जिससे उनकी विशाल वायुमंडलीय परत और पूंछ बनती है। अब जैसे ही ये सूरज के नज़दीक जाएंगे, अब सूरज का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है और ये तो बने बर्फ़ से, तो जैसे ही इसके नज़दीक जाएंगे तो ये क्या करेंगे? पिघलना शुरू होगा। पिघलते ही क्या करेंगे? मिट्टी के कण, आपके लाइट और खूब सारा बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू होगा, तो हमें दिखेगा धूमकेतु। तो ये क्या होता है? फिर एक्टिव स्टेज में आ जाता है। पानी जो भी होगा वो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इससे एक सवाल आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि हम कहते हैं कि पूरे वायुमंडल में या पूरे सौर मंडल के अंदर, वायुमंडल नहीं सॉरी, सौर मंडल के अंदर पानी सिर्फ हमारे पास ही है। तो ये जो कॉमेट्स वगैरह होते हैं इनमें ये बर्फ़ कहाँ से आती है? ठीक है, ये पानी जो वाष्प होता है वो सब कहाँ से आता है? बर्फ़। हम तो कहते हैं कि पानी सिर्फ, बर्फ़ सिर्फ हमारे पृथ्वी पे ही उपलब्ध है। तो इन कॉमेट्स के पास में, धूमकेतु के पास से ये बर्फ़ कहाँ से आती है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर गूगल पे सर्च करके या कैसे भी करके आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। जो गैसें निकलती हैं वे एक चमकदार सिर, ग्लोइंग हेड हमने देखा था अभी पीछे, एक तो क्या होगा? उसका सिर होगा जो बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, जो कई बार किसी ग्रह से भी बड़ा हो सकता है। अब इनकी साइज़ देखिए, बहुत बार ग्रहों से बड़े हो जाते हैं। और जो धूल निकलती है वह एक लंबी पूंछ, और पीछे जो बहुत सारी रोशनी आ रही थी वो क्या थी? उसकी पूंछ थी। वो किससे बन रही थी? क्योंकि धूल, गैस वगैरह खूब सारी निकलती है जो लाखों मील तक फैली हो सकती हैं। अब जितनी बड़ी साइज उतनी ही ज़्यादा वो धूल और बर्फ को पीछे छोड़ सकते हैं। हर बार जब धूमकेतु सूर्य के पास से गुजरता है तो वह अपना कुछ पदार्थ खोता है। अब ये तो पता ही है हमें कि जैसे ही सूरज के पास में आएगा तो उसके अंदर से क्या निकलनी शुरू हो जाएगी? गैस निकल जाएगी, मिट्टी के कण वगैरह जो होंगे वो निकल जाएंगे, तो उससे क्या होती है? कुछ ना कुछ चीज़ें खो देता है और अंततः पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और अगर कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ जाएगा सूरज के तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ धूमकेतु को कभी कभी सूर्य या पृथ्वी के पास की कक्षा में धकेल दिया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूरज है और धूमकेतु की दिशा इस तरीके से, उसकी कक्षा ये, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नज़दीक से जाएगा तो क्या करेगा? सूरज उसे खींच लेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यही चीज़ सेम किसके साथ होती है? पृथ्वी के साथ भी होगा। अगर उसकी कक्षा ये है लेकिन अगर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर है तो उसे पृथ्वी अपने तरफ खींच लेगी। नासा के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करने वाले लाखों धूमकेतु, सूरज की परिक्रमा करने वाले, सूरज के चारों ओर घूमने वाले धूमकेतु कितने हैं? बहुत सारे, लाखों। लेकिन अब तक 3650 से अधिक धूमकेतुओं की पहचान की जा चुकी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने करीब करीब 3500 धूमकेतुओं की तो पहचान करी है, लेकिन अभी भी लाखों धूमकेतु बाकी है जिनको हमने पहचाना नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है आपका पूर्वानुमान योग्य प्रेडिक्टेबल धूमकेतु वे होते हैं जिनकी परिक्रमा अवधि 200 वर्ष से कम होती है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल धूमकेतु कौन से होते हैं? जिनकी आपकी परिक्रमा अवधि, सूरज की परिक्रमा लगाने में उनको 200 वर्ष से कम लगते हैं, उस प्रकार के धूमकेतु को क्या बोला जाता है? प्रेडिक्टेबल धूमकेतु। क्यों? क्योंकि उन्हें हम वापस देख सकते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 शताब्दियों के अंदर हम उसे वापस देख सकते हैं, तो हम उनका क्या लगा सकते हैं? पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा धूमकेतु है जिसको सूरज की परिक्रमा करने में ऑलमोस्ट, जैसे मान लीजिए 1000 साल लग गया, तो ऐसे धूमकेतुओं की तो हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते। जब पूर्वानुमान नहीं कर सकते तो उन्हें क्या बोला जाएगा? अभी देखिए आगे आएगा, लेस प्रेडिक्टेबल, कम पूर्वानुमान योग्य। ठीक है, ये आमतौर पर काइपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं जहाँ कई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्लूटो के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है, क्यूपर बेल्ट ध्यान रखिएगा। ये क्यूपर बेल्ट में भी होते हैं। क्यूपर बेल्ट बहुत ज़्यादा दूर है सूरज से। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध लघु अवधि शॉर्ट पीरियड धूमकेतु है हेले। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, का धूमकेतु हेले कॉमेट जो हर 76 वर्षों में वापस आता है। अगली बार यह 2062 के अंदर दिखाई देगा। अब सबसे छोटे पीरियड का जो एक सूरज है
उसका एक चक्कर लगाता है हेले नाम का धूमकेतु कितने सालों में? 72 सालों में। तो 72 सालों में ये वापस देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हमें, ठीक है, 76, सॉरी, ठीक है, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 76, तो 76 सालों में ये हमें वापस देखने को मिलता है। तो हम इसका क्या लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अब ये हमें वापस कब देखने को मिलेगा? 2062 के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए, लेस प्रेडिक्टेबल, कम पूर्वानुमान योग्य धूमकेतु ऑक्ट क्लाउड में पाए जाते हैं, जो सूर्य से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 15 अरब किलोमीटर दूर होते हैं। अब जब ये इतने ज़्यादा दूर होंगे, जैसे ये सूरज है और एक धूमकेतु इतना नज़दीक है, तो वो तो एक चक्कर बहुत जल्दी लगा देगा। एक धूमकेतु बेचारा इतना दूर है, तो उसको तो चक्कर लगाने में इतना टाइम लगेगा। अब सोचो वो कितना टाइम लगेगा, तो बहुत साल लगाएंगे। जब करोड़ों साल लगा देंगे, जब करोड़ों साल लगाएंगे, तो हम उसका क्या नहीं कर सकते, पूर्वानुमान नहीं कर सकते। इस धूमकेतुओं को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 3 करोड़ साल तक लग जाते हैं। 3 करोड़ साल लगेंगे, तो हम कैसे लगाएंगे पूर्वानुमान? तो इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा? कम पूर्वानुमान या लेस प्रेडिक्टेबल धूमकेतु। तो ध्यान रखिएगा, धूमकेतु भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रेडिक्टेबल और लेस प्रेडिक्टेबल। अब विजिबिलिटी, इनकी दृश्यता जो है, कैसे दिखते हैं? तो धूमकेतुओं की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। सीधी सी बात है, हमें पता है रोशनी किसकी होती है, सिर्फ तारे की होती है अपनी, बाकी सब इन्हीं तारों की रोशनी से चमकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन करके। उनकी दृश्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने गैस धूल उत्सर्जित करती है। ये कब दिखेगा? अगर कोई उल्का, सॉरी, आपका ये कॉमेट है, ये कब ज़्यादा चमकदार दिखेगा? जब उसके अंदर से गैस और मिट्टी के कण खूब सारे निकलेंगे, तब तो वो ज़्यादा चमकदार दिखेगा। अगर इसके अंदर गैस और मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा कम है, तो वो छोड़ेगा भी कम। जब छोड़ेगा कम, तो वो हमें कम चमकता हुआ दिखाई देगा। मनुष्य को दिखाई देने वाली रोशनी दरअसल सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। हमें जो रोशनी दिखती है आपके कॉमेट के आसपास, ठीक है, धूमकेतु के आसपास, वो रोशनी कहाँ से आती है? जब धूमकेतु जो होता है वो सूरज की रोशनी को क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट, अब यहाँ पे सूरज है, सूरज से रोशनी आके गिरती है इसके ऊपर, और ये वापस क्या करता है, इसको परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप खड़े, तो आपको ये दिखेगा कि ये इसकी रोशनी है, लेकिन इसकी रोशनी नहीं है, एक्चुअली क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहा है आपकी तरफ। गैसों द्वारा सूर्य से अवशोषित ऊर्जा और उत्सर्जन, एमिशन होता है, और जैसे ही उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है बाहर की तरफ। तो इस वजह से हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। यदि कोई धूमकेतु सूर्य के बहुत पास आ जाता है, तो वह अधिक गैस और धूल उत्पन्न करेगा। जब वो जैसे सूरज के बहुत नज़दीक आ गया है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो खूब सारी गैस को रिलीज़ करेगा, निकालेगा, और खूब सारे मिट्टी के कण उससे निकलेंगे बाहर की तरफ। और जितने ज़्यादा गैस और मिट्टी के कण उससे बाहर निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा वो चमकदार हमें दिखाई देगा, जिससे वह दृष्टिगोचर बन जाता है, जिससे वो हमें देखने को मिलता है। या यदि वह पृथ्वी के पास से गुजरता है, तो वह आसानी से दिखाई देता है, और अगर पृथ्वी के आसपास से भी गुजरेगा, तब भी हमें दिखाई दे देगा। तो ये सब हमने पढ़ा, इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अब अगर आपको, एक हमने पढ़ा था सबसे पहले क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एस्टेरॉइड, फिर हमने पढ़ा मीटियोर, फिर हमने पढ़ा मीटिरोइड, और लास्ट में हमने पढ़ा कॉमेट। इन चारों चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, अब हम देखेंगे। वैसे आपने चारों पढ़े हैं, तो वैसे ही आपको पता चल गया होगा फ़र्क, बट स्टिल हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो अक्सर लोग गलत बोलते हैं इंग्लिश में बोलने पे, कि ये तो उल्का पिंड है, या फिर ये तो क्षुद्र ग्रह है, तो ये एस्टेरॉइड है या मीटिरॉइड है, इसको समझना है। तो सबसे पहले बात है, हमने एस्टेरॉइड पढ़ा था, तब हमने कहा था एस्टेरॉइड तो क्या होते हैं, छोटे ग्रह होते हैं, ग्रह का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उल्का पिंड के मुकाबले वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड तो क्या है, एस्टेरॉइड तो, एक बच्चे को अगर आपको समझाना है एस्टेरॉइड, तो आप कह सकते हो कि एस्टेरॉइड का मतलब है छोटे ग्रह। क्यों? क्योंकि वो ग्रहों के टकराने से ही बनते हैं। उल्का पिंड क्या है, फॉलिंग स्टार है, गिरते हुए स्टार है। वैसे स्टार कहना नहीं चाहिए, बट स्टिल समझाने के लिए हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, गिरते हुए तारा। ऐसा लगता है कि कोई तारा, क्योंकि तारा भी क्या है, चमकता है आसमान में, और जब ये भी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो ये चमकते हैं, तो लोगों को लगता है तारा टूट के आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है, ये अभी हमने देखा है उल्का पिंड। इनकी कक्षा अंडाकार एलिप्टिकल होती है, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एस्टेरॉइड जो होते हैं, इनकी आकार, इनकी जो कक्षा होती है, वो कैसी होती है, अंडाकार होती है, इस तरीके की होती है, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनकी कक्षा भी अंडाकार होती है, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये बड़े पिंडों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब ये तो क्या है कि
क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एस्टेरॉइड जो होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन मीटियोर जिन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जब छोटे होते हैं तो इसको कोई भी बड़ा कोई पिंड वगैरह होगा वो उसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। वैसे घूमने को ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, ये किसी ना किसी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं और उसकी तरफ वो आकर्षित होकर नष्ट हो जाते हैं पूरे। माना जाता है कि ये ग्रहों के बीच बचे हुए टुकड़े, ये माना जाता है कि ये क्या है, ग्रहों के टुकड़े हैं। जब दो ग्रह ग्रह टकराते हैं आपस में तो बन जाते हैं, या फिर कोई ग्रह के अंदर उसका प्राकृतिक उपग्रह आके टकराया तो उससे बन जाता है, ठीक है। माना जाता है कि धूमकेतु या एस्टेरॉइड के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। अब आपके उल्कापिंड क्या होते हैं, तो उल्कापिंड या तो धूमकेतु के टुकड़े या फिर क्षुद्र ग्रह के टुकड़े, एस्टेरॉइड के टुकड़े हैं। तो धूमकेतु किससे बनते हैं, इन्हीं एस्टेरॉइड से बनते हैं, तो इसका अस्तित्व क्या है, एस्टेरॉइड है। इनमें वायुमंडल नहीं होता है। एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह के अंदर कोई वायुमंडल नहीं होता, ये अपना वायुमंडल नहीं बनाते, लेकिन किसी ग्रह में गिरते समय जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्षुद्र ग्रह का तो कोई वायुमंडल नहीं होता, होता तो उल्कापिंड का भी नहीं है, लेकिन ये जैसे ही किसी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जल के नष्ट हो जाते हैं। इनका व्यास 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर या उससे अधिक होता है। आमतौर पर इनका आकार 10 मीटर से कम होता है। आमतौर पर बोला है, ध्यान रखिएगा, फिक्स नहीं है। अप्रोक्स इतना माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल रही होगी कि साइज में अगर हम देखें तो एस्टेरॉइड बड़े होते हैं, उल्कापिंड छोटे होते हैं, क्षुद्र ग्रह बड़े और उल्कापिंड छोटे। अब अगला सवाल, किसे उल्का बोलना है और किसे उल्का पिंड बोलना है, किसे मीटियोर बोलना है और किसे मीटियोराइट बोलना है। उल्काएं अभी भी आकाश में होती हैं। उल्का मतलब वो अभी कहाँ है, आकाश के अंदर है। अगर उसके अंदर आग लग रही है तो वो कहाँ है, आकाश के अंदर है। उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर गिर चुके होते हैं। उल्का पिंड हो गया मतलब अब वो क्या कर गया है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच गया है, तो हम उसे बोलेंगे उल्का पिंड। तो हम देखते कहीं कहीं पे जाते हैं, कांच के बॉक्स में हम देखते हैं कि ये इतने साल पहले उल्का पिंड गिरा था, यहाँ पे लोग उसे सुरक्षित रखते हैं। मतलब वो पहुंच गया, सतह तक पहुंच गया, तो उसे उल्का कभी नहीं बोला जाता है, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जलता है तो उसे उल्का कहा जाता है। जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश करेगा, उसमें आग लगेगी, तो उसको बोलेंगे हम कि उल्का है ये। यह जलने की वजह से एक चमक बनाता है, जैसे ही उसके अंदर आग लगती है तो वो हमें दिखता है चमकता हुआ। उल्कापिंड वे टूटे हुए उल्कापिंड होते हैं जो वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पर गिरते हैं, मतलब सतह पर पहुंच गए। तो आज के बाद में ध्यान रखिएगा उल्का क्या है और उल्का पिंड क्या है, आपको दोनों को ध्यान रखना है। आई होप अभी तक की चीज़ें सभी को समझ में आ गई होगी। हमने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैं डायग्राम वगैरह नहीं बना पाया, क्योंकि ये पीडीएफ बनाने के लिए सिर्फ मतलब अभी अपने टीम में कोई है नहीं, सिर्फ मुझे ही करना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंटेंट ज़्यादा अच्छा दे पाऊँ। बाकी आप डायग्राम्स वगैरह थोड़ा सा आप खुद भी सर्च करिएगा। जैसे जैसे हमारा थोड़ा सा अच्छा चैनल बढ़ जाएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको पीपीटी के तौर पे क्लासेस बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी सब कुछ मुझे ही करना होता है, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है लेक्चर, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम नहीं है, बट कंटेंट बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, ये काम बहुत आएगा। आई नो बोरिंग है क्लास, क्योंकि इसमें कुछ भी डायग्राम्स नहीं है, एकदम पैराग्राफ के पैराग्राफ है, बट अगर आप समझोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये कंसेप्ट हमेशा के लिए बन जाएंगे आपको, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात हो गई है, अब हम देखते हैं कुछ बाह्य ग्रह, जिसे क्या बोला जाता है, एक्सो प्लैनेट, ठीक है। एक्सो लग गया किसी के आगे तो वो वैसे ही बाह्य की बात करता है, ठीक है। चलिए, बाह्य ग्रह, अब नाम से ही लग रहा है कि ऐसा ग्रह जो कहाँ है, बाहर है। अब बाहर किसके, तो बाहर ये कर रहा है सोलर सिस्टम की बात। हमारे सौर मंडल से भी बाहर कुछ तो ग्रह हो गए, सीधी सी बात है। हमारी सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, खूब सारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर खूब सारे सौर मंडल है, अलग अलग। अब एक सौर मंडल से बाहर भी तो ग्रह हैं खूब सारे, तो उन्हें क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह बोला जाता है। बाह्य ग्रह वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। बाह्य ग्रह क्या है, हमारे सौर मंडल से बाहर। हमारे सौर मंडल से अगर बाहर कोई चीज़ है तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरस्टेलर, ठीक है। हमारे सौर मंडल से बाहर की जो भी चीज़ें उन सबको क्या बोला जाएगा, इंटरस्टेलर बोला जाएगा। तो ये बाह्य ग्रह कहाँ होते हैं, इस इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर होते हैं। हमारे सौर मंडल से बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं, इन्हें एक्स्ट्रो प्लैनेट ग्रह या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर तारे के चारों ओर कम से कम एक ग्रह घूमता ही है। कोई भी तारा है तो उसके आसपास एक ग्रह तो घूमता ही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे सूरज के आसपास तो जैसे 8 ग्रह है, पहले 9 थे, आज 8 है, वैसे ही कम से कम एक ग्रह तो होता ही है।
अब तक खोजे गए अधिकांश बाह्य ग्रह मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, क्योंकि हमारी पहुंच अभी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर तक पहुंची ही नहीं है। ठीक है, जब पहुंची नहीं है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे सौर मंडल से बाहर की चीज़ें देख पाते हैं। अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी नहीं गई है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के भी बाहर जाके देख सके कि क्या है। ठीक है, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अभी हमें सिर्फ 1% आइडिया है इंटरस्टेलर स्पेस का भी, कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्या है, बस उसका भी 1% ही आइडिया, अभी उसका भी पूरा ज्ञात हमें नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा सोलर शब्द जो है वो एक्स्ट्रा का अर्थ है ये हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है। एक्स्ट्रा सोलर शब्द में जो एक्स्ट्रा शब्द आ रहा है उसका क्या मतलब है कि वो हमारे सौर मंडल के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा, जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, शायद आपके लिए नया हो सकता है ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी तारे के चारों ओर होता है, जहां तापमान न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम होता है, बल्कि इतना संतुलित होता है कि वहां तरल जल मौजूद रह सके। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ अब ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत कम किताबों में ये देखने को मिलेगा। जो बेसिक किताबें हम पढ़ते हैं वहाँ पे तो शायद नहीं मिलता, ये तो बहुत नई चीज़ है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, जैसे इसको समझते हैं। शायद डायग्राम दे रखा है नीचे, हाँ चलो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ये हमारा क्या है, सूरज है। ठीक है, ये हमारा सन है। अब ये हमारा पहला ग्रह है मर्क्यूरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए। ठीक है, सैटर्न के चारों, और ये जो रिंग दिख रही है ये रिंग है, वैसे ये रिंग जुपिटर के पास भी है, यूरेनस के पास भी है, और थोड़ा बहुत शायद नेपच्यून के भी पास में। अब गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, सूर्य के आसपास या किसी भी तारे के आसपास एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए कि जीव होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है, कि जहाँ पे जीव पैदा हो सकते हैं। अब जीव पैदा कहाँ होंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा माइनस में जाता है वहाँ पे नहीं हो सकते, और वहाँ भी नहीं हो सकते जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जीव कहाँ होंगे, जहाँ पे तापमान बहुत सहने योग्य हो। तो अब मर्क्यूरी और वीनस जो है, पहले दो ग्रह जो है, यहाँ पे तो क्या होता है कि टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई होता है, इतना हाई होता है कि यहाँ पे जीव पैदा ही नहीं हो सकता। और इस जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये जो 4 ग्रह है, इनके यहाँ पे तापमान इतना कम हो जाता है कि यहाँ पे भी कोई जीव पैदा नहीं हो सकता। तो बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन बेल्ट बनता है जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा कैसा रहता है, मॉडरेट सा रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर यहाँ पे पानी है तो पानी तरल रूप में रह सकता है, मतलब इतना गर्म भी नहीं होगा कि वाष्प बन जाए, इतना ठंडा भी नहीं होगा कि ये बर्फ जम जाए। ये कैसा होता है, एक बिल्कुल सामान्य पानी या सामान्य तापमान रहता है। इस वजह से इस क्षेत्र में जीव होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो आप सुनते हो कि हम देखते हैं कि वहाँ पे जीव हो सकता है, उस गैलेक्सी के अंदर साइंटिस्ट ने अनुमान माना है कि वहाँ पे जीव हो सकता है। तो साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, अगर उनको कोई सौर मंडल मिलता है, मान लो ऐसा ही हमारे जैसा ही सौर मंडल उनको एक और मिला, तो अब वो क्या करेंगे, पूरे सौर मंडल को खोजेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, इस सौर मंडल का क्या निकालेंगे, गोल्डिलॉक्स जोन निकालेंगे, कि वो कहाँ पे, और उसी में वो कहेंगे कि यहीं पे सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि अगर जीव होगा तो यहीं पे होगा, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता है जीव कभी। ठीक है, तो आई होप आपको इस डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा। तो गोल्डीलॉक्स जोन ध्यान रखिएगा, वो वाला क्षेत्र किसी तारे के चारों ओर जहाँ पे तापमान ऐसा रहता है कि पानी ना तो वाष्प बने और ना ही ठोस हो जाए। हमारे सूर्य, हमारे पृथ्वी सूर्य के कहाँ है, गोल्डीलॉक्स जोन में। हमारे पृथ्वी पे जीव है, हमें पता है हम जीवित है। क्यों जीवित है, क्योंकि हम सूरज के कहाँ आते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से क्यों मंगल ग्रह पे हमारा मिशन जा रहा है, मंगल ग्रह को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है साइंटिस्ट या नासा, इसरो के द्वारा, कि हम मंगल ग्रह पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मंगल भी कहाँ है, गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर स्थित है। तो अगर हमारे यहाँ पे जीव है तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी जीव हो सकता है। क्यों, गोल्डीलॉक्स जोन है आपका, यहाँ पे तापमान बहुत सामान्य है, अगर यहाँ पे जीव बनता है तो वो अच्छे से प्रॉपर बन सकता है। यदि पृथ्वी प्लूटो की जगह होती तो उस पर सारा पानी जम जाता, अगर प्लूटो के पास होती, प्लूटो छोड़िए आप, अगर हम यहाँ पे भी होते 7वें या 8वें नंबर पे, तो हमारे यहाँ पे पानी कभी भी तरल अवस्था में नहीं होता, बिल्कुल ठोस। यहाँ पे तापमान बहुत बहुत माइनस में चला जाता है। यदि पृथ्वी बुध मर्क्यूरी की जगह होता तो सारा पानी उबल कर उड़ जाता। अगर हम पहले या दूसरे नंबर पे होते तो भी हम यहाँ पे पानी जो है वो उबल के ख़त्म हो जाता पूरा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी और जीवन के लिए पानी अत्यावश्यक है।
हमारे यहाँ पे जीव कहाँ से शुरू हुआ था, हम देखते हैं कि सबसे पहले पानी से शुरू हुआ था, पानी से। और पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। तो पानी जब ठोस या उबल जाएगा तो बन ही नहीं पाएगा, तो पानी का तरल रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर परग्रही जीवन एलियन लाइफ की संभावना तलाशते हैं, तो वो गोल्डीलॉक्स जोन की स्थित चट्टाने बाह्य ग्रह रॉकी एक्सोप्लैनेट को लेकर विशेष रूप से उत्साहित होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि इस सौर मंडल के अंदर एलियंस होंगे, तो एलियंस कहाँ होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है? इसी गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर ही होंगे वो एलियंस। इसके बाहर एलियंस भी नहीं होंगे। तो अगर हमें लगता है, जब भी साइंटिस्ट को ऐसा डाउट जाता है किसी सौर मंडल में, तो वो हमेशा कहाँ तलाशते हैं ज़्यादातर? इसी गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर तलाशते हैं। एक एग्जाम्पल है कि ट्रैपिस्ट ग्रह सोलर प्लानिटरी एक सिस्टम है ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, जहां एक ही तारे के चारों ओर सबसे अधिक रहने योग्य हैबिटेबल जोन प्लेनेट पाए गए, और यह हमारी सौर प्रणाली के बाहर है। एक और, जैसे हमारी ग्रह प्रणाली है सूरज और उसके आसपास के 8 ग्रह, वैसे ही साइंटिस्ट ने एक और नई नई अलग प्रकार की ग्रह प्रणाली निकाली है, जिसको नाम क्या दिया गया है? ट्रैपिस्ट नाम दिया गया है। और इस सौरमंडल की खास बात क्या है कि हमारे यहाँ पे तो गोल्डिलॉक्स जोन सिर्फ इतना सा है, इसके पास में हमसे कई गुना ज़्यादा गोल्डिलॉक्स जोन है। इस वजह से साइंटिस्ट लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट है कि यहाँ पे एलियन लाइफ होने की पूरी संभावना है। तो जितना ज़्यादा गोल्डिलॉक्स जोन उतनी ही ज़्यादा उम्मीद वहाँ पे जीव होने की, जितना कम गोल्डिलॉक्स जोन उतनी ही कम उम्मीद जीव होने की। ठीक है। तो आई होप आपको ये गोल्डिलॉक्स जोन वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्सोप्लैनेट के बारे में सब कुछ है इंग्लिश के अंदर, और इसी के अंदर यहाँ पे गोल्डिलॉक्स जोन के बारे में भी बता रखा है। ठीक है। अब हम देखते हैं सनस्पॉट के बारे में। वैसे तो हमने ये पिछली क्लास के अंदर सनस्पॉट को पढ़ा था, लेकिन स्टिल अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सनस्पॉट, जिसे हिंदी में बोला जाता है सूर्य धब्बे। ठीक है। सूर्य धब्बे कुछ का व्यास लगभग 50,000 किलोमीटर तक हो सकता है। सूर्य पे धब्बे देखने को मिलते हैं। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। सूर्य की सतह यानी प्रकाश मंडल, सूर्य की सतह को क्या बोला जाता है? जैसे पृथ्वी की सतह होती है जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, वैसे ही अगर सूरज पे चले जाएंगे तो फिर उस लिथोस्फीयर का नाम क्या हो जाएगा? फोटोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पूछ भी सकते हैं कि सूरज की सतह को या सूरज में फोटोस्फीयर किसे कहा जाता है? सूरज के वायुमंडल को, सूरज की सतह को, सूरज के बाह्य वायुमंडल को, या सूरज की आंतरिक संरचना को? तो फोटोस्फीयर क्या है? सूरज की सतह को बोला जाता है। पर दिखाई देने वाले ऐसे क्षेत्र जो गहरे और काले रंग के होते हैं। तो सनस्पॉट क्या होता है कि सूरज की सतह पर आपको कुछ ऐसे एरिया देखने को मिलते हैं जिनका रंग कैसा होता है? थोड़ा सा डार्क होता है बाकी की आसपास की जगह से, और जो कैसे होते हैं? थोड़े से गहरे भी होते हैं। ये काले इसलिए दिखते हैं क्योंकि यह सूर्य की अन्य सतह की तुलना में थोड़े से कम गर्म होते हैं। कोई भी चीज़, जैसे आप कोई काले कलर का लोहा है, उसको जैसे ही गर्म करोगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाइट कलर का हो जाता है, रेड हो जाएगा एकदम। और वो कलर कैसा हो जाएगा? लाइट। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डार्क कलर के अंदर। तो कोई भी ठंडी चीज़ जो होती है वो वापस कैसी हो जाती है? डार्क कलर में। तो ये सनस्पॉट क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र सूरज के जहाँ पे तापमान कम होता है उसकी आसपास की जगह से। इस वजह से ये कैसे होते हैं? मोस्टली थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। डार्क में फिर वो कैसा हो जाता है? ब्लैक सा हो जाता है थोड़ा सा। और उसके आसपास का कलर कैसा होगा? लाइट कलर का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हालाँकि सूर्य धब्बों का तापमान फिर भी बहुत होता है। अब इतना भी कम नहीं होता है कि हम सहन कर सकें। ठीक है। क्योंकि आसपास का तापमान करोड़ों में होता है, तो वहाँ पे तापमान कुछ हज़ार या कुछ लाख सेंटीग्रेड कम हो जाता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इन सनस्पॉट का तापमान कितना हो जाता है? लाख मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, हज़ारों में 3600 डिग्री सेल्सियस। अब 3600 डिग्री आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा है। ठीक है। वैसे हमारा जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम पृथ्वी पे एक ऐसी चीज़ है जिसमें तापमान सूरज से भी ज़्यादा चला जाता है, बहुत ज़्यादा। सूरज से तो कई गुना ज़्यादा तापमान पहुंच जाता है जब एटॉमिक ब्लास्ट होता है। इस वजह से एटॉमिक ब्लास्ट को बहुत विनाशकारी माना जाता है कि जब वो ब्लास्ट होता है तो उसके कोर में टेम्परेचर जो होता है वो सूरज के तापमान से तो कहीं ज़्यादा चला जाता है, कहीं गुना ज़्यादा। तो आप अभी क्लास के बाद सर्च करिएगा कि एटॉमिक ब्लास्ट जब होता है तो उसकी कोर में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है। ठीक है। अब हम फोटोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फोटोस्फीयर, अच्छा एक बार सनस्पॉट आपको दिखा देते हैं कैसे होते हैं। पिछली क्लास के अंदर वो डायग्राम था एक्चुअली। ये रहा, देखिए। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पे देखिए। अब ये वाले कुछ एरियाज़ हैं जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये वाला एरिया देखिए,
ये थोड़ा सा डार्क है, फिर ये वापस जो एरिया आ रहा है ये थोड़ा सा लाइट कलर का देखने को मिल रहा है, ये वापस डार्क कलर का है, ये वापस डार्क कलर का है। तो ये क्या है, ये सनस्पॉट है। ठीक है, अब इनका तापमान जो है कम होगा किसके मुकाबले, ये लाइट कलर के हैं, इनका तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे दिखते हैं, ये आपको मैं एक बार थोड़ा सा साफ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, अब दो प्रकार के या दो अलग अलग टाइम के सूरज की फ़ोटो ले रखी है इसके अंदर। ठीक है, अब एक के अंदर तो आप देखोगे कि एक के अंदर तो सनस्पॉट की मात्रा ज़्यादा है और इसके अंदर देखिए सनस्पॉट है ही नहीं, बिल्कुल कम ही हो गए। तो इनकी क्या होती है, 11 साल की एक साइकिल होती है। 11 साल में एक बार तो सनस्पॉट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और एक बार सनस्पॉट बिल्कुल कम हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा सनस्पॉट होते हैं तो हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर आने वाला जो इंसोलेशन होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनस्पॉट ज़्यादा और कम होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सनस्पॉट वाला जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश मंडल, सूरज की सतह के बारे में। यह सूर्य की वह सतह है जो हमें दिखाई देती है और जहां से सूर्य का अधिकतर प्रकाश निकलता है, जो पृथ्वी तक सीधा पहुंचता है। सूरज की सतह जो हमें दिखाई देती है वो क्या होता है, फोटोस्फियर होता है। ठीक है, और वहां से सूरज का प्रकाश निकलता है और हमारी सतह पृथ्वी तक पहुंचता है 8.5 मिनट के अंदर। सूर्य धब्बे तुलनात्मक रूप से ठंडे होते हैं क्योंकि ये उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अब देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ये तो सबको पता है कि सनस्पॉट क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनके ज़्यादा होने से क्या होता है, इनके कम होने से क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। लेकिन अगर कभी कोई अच्छा भूगोलवेता आपको मिल जाता है तो वो सवाल क्या पूछेगा कि ये सनस्पॉट बनते क्यों हैं, और अगर बनते हैं तो वहीं पे क्यों बनते, कहीं और क्यों नहीं बनते। तो इसके पीछे रीज़न जो होता है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो जहाँ पे सूरज का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ पे ये सनस्पॉट देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये सूरज से कुछ ऊष्मा को सतह तक पहुँचने से रोक देते हैं। अब ये सूरज है मान लीजिए, अब सूरज के चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से। सूरज की कोर से ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, बाहर। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देगा, इस ऊष्मा को अपने अंदर ही रोक देगा, मतलब पूरा तो खैर नहीं रोक पाता है, लेकिन ये ज़्यादातर एरिया, ज़्यादातर ऊष्मा रोक देगा। तो अब इसकी सतह तक ऊष्मा पहुंच ही नहीं पाएगी। जब ऊष्मा नहीं पहुंच पाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सनस्पॉट बन जाएगा। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो सारी की सारी ऊष्मा बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे सनस्पॉट नहीं हो सकते हैं। तो ये किस वजह से बनते या खत्म होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऐसे क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में लगभग 2500 गुना अधिक होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम देखेंगे अगर पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो शायद कभी इस पे जीव उत्पन्न हो ही नहीं पाते, खत्म हो जाते बनते ही। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे सोलर फ्लेयर्स क्या होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें, उन सब चीज़ों से कौन बचाता है, हमारे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बचाता है। और सूरज का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भी 2500 गुना, इमेजिन करिए कितना ज़्यादा होगा, 2500 गुना। संरचना देखते हैं सनस्पॉट की। सूर्य धब्बों में आमतौर पर एक केंद्रीय गहरा भाग होता है जिसे हम अम्बरा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा चुंबक आपका सनस्पॉट है, इसके बीच में एक बहुत डार्क कलर का एरिया होगा। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, इसको तो बोलेंगे हम अम्बरा। और इसके बाहर वाला एरिया जहाँ जो थोड़ा सा, अब अम्बरा तो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, और इसके बाहर वाला एक एरिया होगा जिसको बोलेंगे हम पेनम्ब्रा। और पेनम्ब्रा कैसा होगा, बहुत ज़्यादा लाइट कलर का होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट इसके मुकाबले थोड़ा सा लाइट होगा। और यहाँ पे तापमान, जैसे ही मतलब हम अम्बरा से बाहर की तरफ आते हैं तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अम्बरा में सबसे कम टेम्परेचर, पेनम्ब्रा में फिर धीमे धीमे बाहर, और सनस्पॉट के बाहर फिर बहुत ज़्यादा चला जाता है। और अम्बरा, उसके चारों ओर एक हल्का क्षेत्र जिसमें पेनम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म भी आप ध्यान रखिएगा, अम्बरा क्या होता है और पेनम्ब्रा क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा सौर चक्र के बारे में, सोलर साइकिल के बारे में। प्रत्येक सौर चक्र सूर्य के धब्बों की संख्या बढ़ती और घटती है। प्रत्येक सौर चक्र में क्या होता है कि कभी तो सौर्य जो सनस्पॉट हैं उनकी संख्या जो होगी, नंबर्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, और कभी वो क्या करेंगे, घटेंगे। वर्तमान सौर चक्र जो 2008 में शुरू हुआ था, अभी लेटेस्ट का जो सौर चक्र है वो 2008 में शुरू हुआ था।
अभी अपने सौर न्यूनतम सोलर मिनिमम चरण में है। अभी किस में है? अभी यहाँ पे सनस्पॉट बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। जब सूर्य धब्बे और सौर ज्वालाएं की संख्या सामान्य रूप से कम होती है तो अभी सनस्पॉट बहुत कम हो रखे हैं, ठीक है। इसके बावजूद देखिए हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। जब अगली साइकिल शुरू होगी तब सूरज पे बहुत सारे सनस्पॉट आ जाएंगे, तब सूरज का तापमान अभी के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा, तो हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर पहुँचने वाला जो इंसोलेशन है वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो उम्मीद है कि उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सा पृथ्वी का कम जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने सनस्पॉट के बारे में पढ़ी वो सारा इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको सनस्पॉट समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा रहा है, उसके बाद में ये चैप्टर हमारा फाइनली बहुत अच्छी तरीके से बहुत सिंपल भाषा में कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई भी कमी लगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कोई सजेशन हो आप, तो आप सब चीज़ें कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई पार्ट ऐसा हो जो आपको लगे कि वहाँ पे मैंने सही नहीं पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर ली है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल नया नया वो यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियाँ मुझसे रही होगी या होती होगी। तो आप ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तब भी फीडबैक दें, आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है, कुछ कमियां लगती है, कुछ गलत चीज़ें लगती है, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है नोट्स के अंदर, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि पूरा 100% सही तो कभी कुछ नहीं हो सकता है, ज़रूरी कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक हो सकती है इतने सारे नोट्स बनाने में। तो कुछ मिस्टेक भी लगे तो भी आप प्लीज़ बताया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले तो मैं उसको फिर से करेक्ट कर सकूँ, अगली बार उस चीज़ का ध्यान रख सकूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स। सूर्य धब्बों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अक्सर उलझ जाती हैं और एक दूसरे को काटती और फिर से संगठित होती हैं। यह ऊर्जा के एक अचानक विस्फोट का कारण बन सकती है, जिसे सौर ज्वालाएं कहती है। अब ये सूरज है, सूरज के आसपास क्या है? खूब सारे चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके का। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कभी कभी आपस में टकरा जाती है। जब ये टकराती है तो इसके अंदर से क्या होती है, खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है एक साथ। और जब वो एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा रिलीज होती है, तो ऐसा लगता है कि सौर से क्या निकल रही, सूर्य से आग टाइप में गर्म हवा का एक झोंका निकलता है, उसे सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। और वो सोलर फ्लेयर्स इतनी खतरनाक होती है कि आसपास में जो मर्क्यूरी है, वीनस है, वहाँ पे तो बिल्कुल उनका तो कोई अगर खुद का गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो ख़त्म सा कर देती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत है कि वो पृथ्वी की सतह तक उसे पहुँचने नहीं देती है। सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष में बहुत अधिक विकिरण छोड़ती है। जब ये सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है तो बहुत तेज़ी से वो खूब सारी गर्म, क्या कह सकते हैं, ज्वालाएं, या फिर एक बहुत तेज़, क्या कह सकते हैं, काइंड ऑफ, मतलब वो बहुत तेज़ होती है, तापमान उसका बहुत होता है, ठीक है। जब सौर ज्वालाएं पर्याप्त शक्तिशाली होती है तो वे पृथ्वी पर उपग्रह और रेडियो संचार को बाधित करती है। जब कभी ये सौर ज्वाला इतनी खतरनाक होती है कि इस पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको ख़त्म कर देती है। और जैसे ही उसको ख़त्म करती है तो उस चुंबकीय क्षेत्र से क्या चीज़ें हमारी मेंटेन होती है, हमारा कम्युनिकेशन, संचार वगैरह, बिजली वगैरह, वो सब उसी से कम्युनिकेट होती है, उसी से मेंटेन रहती है। तो जब ये सौर ज्वालाएं हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। और जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो हमारे कम्युनिकेशन, संचार प्रणाली में, रेडियो संचार वगैरह में, सब में डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। और अधिक तीव्र होने पर ये भूचुंबकीय तूफानों का कारण बनती है, जो बिजली ग्रिड, ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर सकती है। और अगर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे आ जाए, बहुत तेज़ हो जाए, तो हमारे ये जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह है, बिजली के ग्रिड्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो कभी कभी ये बताया जाता है कि अगर सनस्पॉट अपनी अधिक मात्रा हो गई कभी किसी टाइम पे, तो फिर जब ये सौर ज्वालाएं आएगी तो बहुत खतरनाक होगी हमारे लिए। एक भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मंडल में एक बड़ी अशांति होती है, जो तब होती है जब सौर वायु पृथ्वी के चारों ओर के अंतरिक्ष में ऊर्जा का बहुत प्रभावी आदान प्रदान होता है। तो ये भूचुंबकीय जो तूफान होते हैं जो पृथ्वी को आके टकराते हैं, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा विनाश भी करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं, हमारी लाइट ग्रिड्स को ख़राब करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स को ख़राब करते हैं। और ये कब होता है, जब ये अ, ऊष्मा का या ऊर्जा का आदान प्रदान होता है इसमें। भूचुंबकीय क्षेत्र मंडल पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, ग्रेविटी है, एक चुंबक की तरह काम करती है पृथ्वी, ठीक है। अब चुंबक तो सिर्फ लोहे को खींचती है, लेकिन पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो किसी भी चीज़ को खींचेगी जो उसके नज़दीक होगी। तो इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस चुंबक से क्या बनता है, हमारे चुंबकीय क्षेत्र बनता है इस तरीके से। तो ये जो भी सोलर फ्लेयर्स है ये इसको क्या करती है, प्रभावित करती है।
यह पृथ्वी के सौर और बाह्य मंडल विकिरण से, साथ ही सौर वायु द्वारा वायुमंडल के शरण से बचाता है। सौर वायु सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की सतत धारा है। अब ये जो सोलर फ्लेयर्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, सूरज से क्या निकल रही है, खूब सारी सोलर फ्लेयर्स निकल रही है इस तरीके से। वैसे ये पृथ्वी हो गई, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे सूरज हो गया। और सूरज से क्या आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र ज्वालाएं आ रही है खूब सारी। तो ये क्या करती है, इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेशित कण होते हैं। आवेशित कण मतलब ये कैसा काम करती है, काइंड ऑफ बिजली की तरह काम करती है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, तो जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं हमारे, तो हमारे कम्युनिकेशन को बिल्कुल ठप कर देती है। सौर ज्वालाएं कभी कभी कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई के साथ होती हैं। अब सीएमई क्या चीज़ है, तो देखिए सीएमई सूर्य के कोरोना, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग। ये वाली चीज़ हमने पिछली क्लास में देखी थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार पिछली क्लास को फिर से जाके देखिए। सोलर सिस्टम लिखा हुआ होगा नीचे, पार्ट 1 या क्लास 1 लिखा हुआ होगा, और इसके नीचे अपन इस क्लास के नीचे पार्ट 2 या क्लास 2 लिखेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 या क्लास 1 जाके देखिए, उसमें हमने कोरोना की बात करी थी। कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना सूर्य की सतह को भी, सूर्य के बाह्य वायुमंडल को कहा जाता है। विकिरण और कणों का विशाल बुलबुला होता है, ठीक है। जब सूर्य की चुंबकीय रेखाएं अचानक पुनः संगठित होती है, तो ये बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में विस्फोट करता है। तो जैसे ही हमने देखा था कि ये बनते कैसे सोलर फ्लेयर्स, तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपस में टकराती है, और जब ये वापस अपनी अवस्था में आती है, तो फिर इसके अंदर से क्या होता है, एकदम से एनर्जी रिलीज होती है, और उसी को हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। ये पृथ्वी के आकाश में तीव्र प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे ऑरोरा कहा जाता है। और जैसे ही ये पृथ्वी से आके टकराती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके टकराई, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारे आसमान में खूब सारी लाइट देखने को मिलती है, जिसे हम ऑरोरा लाइट कहते हैं, जो ज़्यादातर हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे देखने को मिलता है। कुछ ऊर्जा और छोटे कण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय रेखाओं के साथ नीचे वायुमंडल में प्रवाहित होते हैं। कुछ छोटे छोटे कण जो होते हैं वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के नीचे होते हैं, और जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, तो फिर यहाँ पे लाइट उत्पन्न होती है। वहाँ कण वायुमंडल में गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आकाश में सुंदर रोशनी उत्पन्न होती है। और वहाँ पे जैसे ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जैसे ही कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होती है, ऑरोरा देखने को मिलती है, लाइट्स जनरेट होती है। ऑक्सीजन हरा और लाल प्रकाश छोड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादातर ऑरोरा में लाइट अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन उनके कारण किसी को नहीं पता होते हैं कि कैसे हरी लाइट आ रही है तो क्या कारण है, लाल लाइट आ रही है तो क्या कारण है। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या करती है, दो प्रकार का रंग छोड़ती है, एक तो हरा और एक लाल। तो अगर हरा और लाल हो रहा है तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। नाइट्रोजन जो होती है वो नीली और बैंगनी चमक उत्पन्न करती है। पृथ्वी के उत्तरी वायुमंडल में ऑरोरा को ऑरोरा बोरियोलिस बोला जाता है, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, और इसके दक्षिण समकक्ष में ऑरोरा को ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। अब क्या कह रहा है ये, अब देखिए, जैसे ये बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। ये क्या है, सोलर विंड्स आ रही है खूब सारी, ये सोलर फ्लेयर्स आ रही है, ये सोलर फ्लेयर है ये वाला, ये देख रहे हो आप डायग्राम, ये तो है सोलर फ्लेयर। और ये क्या आ रही है, इन सोलर फ्लेयर से उत्पन्न सोलर विंड्स आती है। अब ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लू नहीं, खैर बैंगनी कलर जो है, ये क्या है, पूरा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो बन रहा है ना, ये देखिए डायग्राम, ये क्या है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सोलर विंड्स आती है, अब सोलर विंड्स देखिए यहाँ पे जैसे आई, अब इसे पता चला कि यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसको क्या कर देती है, हटा देती है यहाँ से। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ नहीं पाती है। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये मुड़ती नहीं, ये कहाँ जाती, बिल्कुल अंदर आ जाती, हमारे पृथ्वी पे डायरेक्ट आके टकरा जाती। अब देखिए ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से इस तरीके से हर जगह से बैंड है, तो ये एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे इसको पृथ्वी के अंदर पहुँचने की जगह मिल जाती है, इस वाली जगह पे। तो इस वजह से ये ऑरोरास जो होती है, ये सिर्फ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये टकरा नहीं सकती, क्योंकि एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, और चार लेयर है, तो चारों को तो ये पेनिट्रेट कर नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको सिर्फ एक लेयर को पेनिट्रेट करना है, फिर ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाती है, इस पृथ्वी के इन दो भागों में पहुँच जाती है। इस वजह से कभी भी अगर आपसे पूछे कि ये ऑरोरा लाइट्स जो होती है, ये सिर्फ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास में ही क्यों देखने को मिलती है, हमारे राजस्थान में नहीं दिखती या भारत में नहीं दिखती, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या इसके पास में है। अगर हम
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास होते तो वहाँ पे ज़रूर हमें देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सोलर विंड्स होती ये ऐसे घूम के पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो यहाँ पे ये घुस पाती है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी खूब सारी लेयरिंग होती है। जब इतनी लेयरिंग होती है तो इसको ये सोलर विंड्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो ये क्या हो गया, तो ये जो ग्रीन कलर का दो डायग्राम गोले बना रखे हैं पृथ्वी के, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आपको ये ऑरोरा लाइट देखने को मिलेगी। अब अगर इस डायग्राम में नॉर्थ उत्तर की, ये इस दिशा में है नॉर्थ, तो यहाँ पे जो लाइट बनेगी उसको तो बोलेंगे हम ऑरोरा बोरियोलिस। अगर उत्तरी ध्रुव पे लाइटें चमकती है आसमान में, अभी आप एक बार गूगल के ऊपर सर्च करिएगा ऑरोरा, ठीक है, AURA RO, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार। ऑरोरा सर्च करिएगा, ऑरोरा में आप देखोगे कि आसमान के अंदर ऐसे लहरदार लाइट बनती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वो फोटो एडिट नहीं है, वो एक्चुअल में ऐसा होता है। और अगर ऐसी चीज़ देखनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये पृथ्वी पे जो हरे कलर के ये गोले बना रखे इन एरियाज़ में जाना पड़ेगा। हम कहाँ पे रह गए, भूमध्य और कर्क रेखा के आसपास रह गए। तो ये ऑरोरा अगर उत्तर में हो रही है तो उत्तरी ध्रुव में हो रही है तो ऑरोरा बोरियोलिस, और अगर ये दक्षिणी ध्रुव में हो रही है, यहाँ पे कहीं पे हो रही है, तो इसको नाम देंगे हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखिए, जैसे सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर विंड्स क्या होती है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ये बना हुआ है, ठीक है, ऑरोरा ओवल बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है ये सारा, तो बहुत अच्छा डायग्राम है। तो आई होप इससे आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। आपने अगर ऑरोरा के बारे में पढ़ा होगा तो आई होप इतना डिटेल में आपको आज पता चला होगा, और अगर पहले से पता है तो खैर अच्छी बात है, बट ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छे से। ये सब चीज़ें आपकी एमएससी ज्योग्राफी वगैरह में जब भी आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें काम आएगी, वहाँ पे बिल्कुल ज्योग्राफी बहुत डिटेल में, खैर एमए में भी पढ़नी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल कहने का मतलब ये डायग्राम्स वगैरह आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे डायग्राम्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने वापस इंग्लिश में देखी है, और इसके बाद में सोलर साइकिल है, ठीक है। इस सोलर साइकिल को पढ़ते हैं एक बार, ये क्या चीज़ है। सूर्य एक विशाल सूर्य एक विशाल विद्युत आवेशित गर्म गैस का गोला है। सूर्य क्या है, एक बहुत बड़ा है, विद्युत आवेशित है, मतलब इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, गर्म गैसों का एक गोला है। यह आवेशित गैस गति करती है जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से होकर गुजरता है जिसे सौर चक्र कहा जाता है। सूरज का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे ये सूरज है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, ये एक साइकिल से होकर गुजरता है। उस साइकिल को क्या बोला जाता है, सोलर साइकिल। अब वो साइकिल क्या होती है हम समझते हैं। हमने देखा था कि 11 साल की साइकिल होती है जिसके अंदर एक बार सनस्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं सूरज के ऊपर, और एक बार सनस्पॉट बहुत कम होते हैं सूरज के ऊपर। तो ये क्या है, 11 साल की एक साइकिल है। इस 11 साल की साइकिल में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। मतलब ये सूरज है, जैसे हम देखते हैं कि ये चुंबक है, ठीक है, इसमें आप देखते हो कि यहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है, यहाँ पे साउथ लिखा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 11 साल के अंदर क्या होता है, इसकी जब साइकिल कन्वर्ट खत्म होती है तो ये नॉर्थ आ जाता है साउथ की जगह, और साउथ आ जाता है नॉर्थ की जगह सूरज के अंदर। तो ये क्या होती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है जब नॉर्थ बिल्कुल साउथ में आ जाएगा और साउथ बिल्कुल नॉर्थ में आ जाएगा। इस वजह से आप देखते हो कि पृथ्वी पे भी पोल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल पोल, एक होता है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल, ये अभी आप एक बार सर्च करिएगा गूगल के ऊपर, और अगर आप समझा सके तो कमेंट्स के अंदर इसकी एक अपनी भाषा के अंदर एक सिंपल सी परिभाषा लिख दीजिएगा कि मैग्नेटिक पोल कहाँ है पृथ्वी का आज की डेट के अंदर, या फिर क्या होता है मैग्नेटिक पोल, ठीक है। चलिए, लगभग हर 11 वर्ष में सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से पलट जाता है। 11 साल में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल पलट जाता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। जहाँ पे उत्तर था वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, दक्षिण, और जहाँ पे दक्षिण था वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव की बात करें, जियोग्राफिकल पोल की बात नहीं करें। जियोग्राफिकल पोल तो हमेशा नॉर्थ का नॉर्थ और साउथ का साउथ में ही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक पोल जो होता है ये क्या होता है, चेंज होता है। और ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी पे भी चेंज होता है। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस में दिखाया जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, चट्टानों के ऊपर क्या होती है, खूब सारी ऐसे धाराएं, मतलब ऐसे लाइंस बन जाती हैं, और वो लाइंस क्या बताती है कि किसी ज़माने में साउथ पोल जो था, साउथ मैग्नेटिक पोल वो नॉर्थ में रहा था, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ में रहा था। तो पृथ्वी पे भी ये चेंज हुआ है, लेकिन पृथ्वी पे ये जो साइकिल, सूरज पे जो 11 साल की साइकिल है, इससे कहीं ज़्यादा होता है, मतलब बहुत साल लग जाते हैं कि ये अपना मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को चेंज कर सके।
फिर लगभग 11 वर्षों में सूर्य के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव फिर से पलट जाते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। सौर चक्र सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों को प्रभावित करता है, जैसे कि सूर्य धब्बे। अब ये जो सौर चक्र होता है, इससे प्रभावित क्या क्या होता है, तो एक तो सौर सनस्पॉट चेंज होते हैं, सनस्पॉट कभी ज़्यादा और कभी कम होते हैं, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होते हैं। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदलते हैं, सूर्य की सतह पर गतिविधियों की मात्रा भी बदलती है। सौर चक्रों सौर चक्र को मापने का एक तरीका है सूर्य धब्बों की संख्या गिनना। सौर चक्र को अगर आपको मापना है तो एक बार देख लीजिए उसके ऊपर सौर सनस्पॉट कितने, सनस्पॉट अगर बहुत ज़्यादा है मतलब अभी वो अपने पीक पे है। सौर चक्र की शुरुआत एक सौर न्यूनतम सोलर मिनिमम से होती है, जब सूर्य पर सबसे कम सूर्य धब्बे होते हैं। तो सूर्य धब्बे जब बहुत कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सौर सोलर मिनिमम बोलते हैं। और यही सूर्य के धब्बे जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे बोला जाता है सोलर मैक्सिमम। समय के साथ सौर गतिविधियां सूर्य धब्बों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। सौर चक्र के मध्य और सौर अधिकतम कहते हैं जब सूर्य पर सबसे अधिक सूर्य धब्बे होते हैं। सूर्य धब्बे ज़्यादा तो सोलर मैक्सिमम, सूर्य धब्बे कम तो सोलर मिनिमम। जैसे जैसे चक्र समाप्त होता है यह फिर से सौर न्यूनतम की ओर लौटता है और एक नया चक्र शुरू होता है। पहले ज़्यादा होता है फिर वापस कम होना शुरू होता है, तो अपनी सेकंड साइकिल के अंदर। तो ये जो साइकिल होती है इसे क्या बोला जाता है, सोलर सोलर साइकिल, सौर चक्र। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने जो सौर मंडल वाला चैप्टर है, सौर मंडल, इसकी दूसरी क्लास थी ये। और आज हमने सौर मंडल का जो पहला चैप्टर है, जब भी आप भूगोल पढ़ने बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो यहीं से होगा। भूगोल अगर आप शुरुआत करेंगे तो यहीं से करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद में फिर हम पृथ्वी पे आते हैं, पृथ्वी पे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, फिर उसके बाद में हम ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, वो सब शुरू करते हैं। तो बहुत बात की चीज़ें। शुरुआत अगर भूगोल की देखी जाए, पृथ्वी का अध्ययन, और पृथ्वी के अध्ययन से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें, ये पहला चैप्टर था आपका। इसको हमने 2 क्लासों के अंदर पढ़ा है, ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। तो आप एक बार दोनों क्लास देखिएगा, ये एक बेसिक है, ठीक है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीए के अंदर है या फिर आप स्कूल में हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से अगर किसी के ज्योग्राफी नहीं भी है तब भी ये सौर मंडल वाला चैप्टर आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट को ये बेसिक जानकारी नहीं होनी चाहिए कि तारे क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होता है। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इतिहास के बच्चे को भी पता होना चाहिए कि तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, कैसे बने हैं, क्या चीज़ हैं, अंतरिक्ष में क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ की पढ़ाई नहीं है, ये बहुत बेसिक जानकारी है जो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है। अभी हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि जैसे हमने सौर मंडल वाला चैप्टर करा है, वैसे ही हम पहले पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं, पूरी की पूरी भौतिक भूगोल जैसे हमने अभी पढ़ा है नोट्स के साथ में, ऐसे ही हम पूरी भौतिक भूगोल पहले कंप्लीट करेंगे। भौतिक भूगोल अब किस किस के हैं, अगर आप क्लास 11th और 12th के अंदर हैं तो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में आएगा ये, या फिर अगर आप आरबीएससी में हैं, राजस्थान बोर्ड में, तब भी आपकी 11th और 12th के अंदर ये भौतिक भूगोल आती है। तो आपके लिए ज़रूरी है। या फिर अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर हैं या थर्ड सेमेस्टर हैं जिसके अंदर भूगोल, भौतिक भूगोल से संबंधित सिलेबस है, तो बीए के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि बीए के अंदर भौतिक भूगोल का बहुत बड़ा परसेंटेज रहता है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो पूरा ही भौतिक भूगोल है। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि जब पूरी ही भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपका जो सेमेस्टर का सिलेबस है, चाहे अगर आप जेएनवीयू से हैं, चाहे आप एमएलएसयू से हैं, चाहे एमडीएसयू से हैं, या आरयू, या किसी भी राजस्थान की या कोई भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल ही होगी तो वो बेसिक सिलेबस रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर कर सके। और आपको अगर नोट्स की दिक्कत आती है तो सारे नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उसमें भूगोल है तो आपको ज़रूर ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा इस तरीके से पढ़ाना पसंद आता है, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो हमारा
चैनल का नाम है ऑब्जर्व ओनली। इसको अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो इस तरीके का एक लोगो मिलेगा और नीचे लिखा हुआ ऑब्जर्व ओनली, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जितनी भी क्लासेस है आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी हमारा काम अच्छा लगे तो ये यूट्यूब पे हमारा ऑब्जर्व ओनली नाम से आप सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऑब्जर्व ओनली नाम से चैनल बना रखा है, व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे हम हर रोज़ ज्योग्राफी से संबंधित या ज़रूरी चीज़ों से संबंधित अपडेट देते हैं, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उन सब का लिंक मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन, ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख आप ढूंढ सकते हैं। तो जहाँ पे लाइक्स वगैरह का सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है उसके ऊपर एक मोर लिखा हुआ आएगा, उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे हमसे जुड़ने के लिंक्स होंगे इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे नंबर दे रखे हैं, इस पे आप बताएंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर पीडीएफ कमेंट करिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। ये सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल ये क्लास आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो अगर आपको ये पीडीएफ भी पसंद आती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको ये पीडीएफ भी साफ़ सुथरी मिल जाएगी, ठीक है। अभी तो इसके ऊपर ये सब हो रखा है, बट मैं आपको साफ़ करके बिल्कुल क्लियर भेज दूंगा, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आती है तो आप हमसे जुड़िए। हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। आपके लिए एक लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट अगर आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे लिए ये पर्सनली थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है कि शायद स्टूडेंट्स को या व्यूअर्स को समझ में आ रहा है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं फीडबैक में, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, ताकि मुझे पता चले कि ये क्लास उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अगली बार उसे और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में।